हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य या रासो काव्य। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने कहाँ से स्वीकार की है। तो गारसा दत्तासी ने रासोई शब्द से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से, जो विसल देव रासो में कई बार आया है, इस शब्द से इन्होंने इसकी उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस या रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। नरोत्तम स्वामी ने या नरोत्तम शास्त्री ने रसिक शब्द से इसका उत्पत्ति का आधार माना है। उन्होंने माना कि अपभ्रंश से रसिक से रासव बना और रासव से रासो बना, और इसका अर्थ होता है कथा वाक्य। इसको चंद्रवली पांडे ने नाट्य रासक नामक शब्द से इसे लिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा ने भी नाट्य रासक शब्द में जो लिखित है रासक, ठीक है, उस शब्द से इसकी उत्पत्ति ली है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, और शारदा तनय ने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संदेश रासक में प्रयुक्त 29 मात्राओं के रासक छंद, यानी जो संदेश रासक में एक छंद प्रयोग किया गया रासक जिसमें वो 29 मात्राओं का छंद था, उसी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इस यानी कि जब इन्होंने अपना अनुशीलन किया तो उसमें 12 ग्रंथ ऐसे मिले हैं जो कि रासो काल के माने जाते हैं, या उनमें जिन्होंने इन्होंने वीर गाथा काल या जो भी आदिकाल नाम दिया है उसमें, और इनमें से मान कई बार पूछ लेता है नेट जेआरएफ वगैरह में, तो पूछता है कि इसमें कौन सा ग्रंथ है जो यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त 12 ग्रंथों के नाम है। विजयपाल रासो नरपत सिंह ने लिखा है संवत 1350 ईस्वी विक्रमी में। हमीर रासो सारंगधर ने लिखा है संवत 1357 विक्रमी। कीर्ति लता विद्यापति ने और कीर्ति पताका ये विद्यापति ने लिखे हैं, दोनों को संवत 1460 में लिखा है। खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा है 1180 संवत से 1205 विक्रमी के बीच में। विशल देव रासो को नरपति नाल ने लिखा है संवत 1292 के आसपास। परमाण रासो को जगनिक ने लिखा है संवत 1230 विक्रमी के पास। पृथ्वीराज रासो रामचंद्र बरदाई ने लिखा है, आप लोग जानते ही हैं। इस संवत 1225 से 1249 विक्रमी के मध्य लिखा गया ग्रंथ स्वीकार किया गया है। जयचंद्र प्रकाश इसे भट्ट केदार ने लिखा है संवत 1225 विक्रमी में, और जय मयंक जयचंद्रिका ये 1240 विक्रमी के आसपास लिखा गया ग्रंथ है। खुसरो ने इस समय पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। तो खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई 1230 संवत के आसपास। और विद्यापति की पदावली ये विद्यापति द्वारा संवत 1460। तो विद्यापति के जितने भी रचनाएं हैं वो संवत 1460 की रचनाएं हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ, और इनमें क्या है, कब लिखा है, किसने लिखा है, इसमें प्रमुख क्या वर्णन है, ये मैं शार्ट में बहुत ही संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। आशा है कि आप लोगों को जल्दी समझ भी आ जाएगा। तो रासो ग्रंथ हम पहले पढ़ेंगे कुमार रासो। ये दलपति विजय ने लिखा है। आचार्य शुक्ल ने इसे 9वीं सदी की रचना माना है। चित्तौड़गढ़ के नरेश खुमाड़ के युद्धों का 5000 छंदों में वर्णन किया गया है, यानी इसमें 5000 छंद हैं, और खुमाड़ जो राजा है उसके विषय का वर्णन है। इसमें नायिका भेद और षड ऋतु वर्णन, ध्यान दीजिएगा, षड ऋतु वर्णन क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो खुमार रासो में सबसे पहले षड ऋतु वर्णन प्रयोग किया गया। दोहा सवय छंदयुक्त वीर और श्रृंगार रस प्रधान रचना है। ये राजस्थानी हिंदी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रामाणिक हस्तलिपि पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। डॉक्टर नागेंद्र दलपति विजय को इसका रचनाकार स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद आते हैं विसल देव रासो। विसल देव रासो नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। ये 1515 ईस्वी में, उधर मैंने आप लोगों को संवत में विक्रमी बताया था, यहाँ ईस्वी बता रहा हूँ। ये 125 संदों का प्रेमाख्यान है। ये इसमें भोज परमार की पुत्री
राजमती और अजमेर के चौहान नरेश विसल देव तृतीय के विवाह, ध्यान दीजिएगा, विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा इसमें वर्णित की गई। राजमती की बातों से रुष्ट होकर राजा 12 वर्ष के लिए उड़ीसा चला जाता है, जो विरह यानी कि नायिका के लिए विरह उत्पन्न करता है। इसमें मेघदूत और संदेश राशक की परंपरा मिलती है, यानी कि इसमें संदेश भेजा जाता है रानी द्वारा बार बार। एक जब वो अपने उनके द्वारा यानी ब्राह्मण के द्वारा संदेश भेजती है संदेशवाहक, और उसके आने का इंतजार करके वो अपने 16 श्रृंगार करके इंतजार करती है, जैसे अपने पति का इंतजार कर रहे हो यानी उसके, लेकिन राजा उसे कोई संदेश नहीं भेजता है। वह असल में यानी कि विसल देव को, यानी विसल देव बोलता है कि हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, क्योंकि बिना नमक के यानी तब उस समय तत्कालीन समय में नमक का बहुत ज़्यादा महत्व था। और आप लोग जानते हैं नमक के ही आधार पर महात्मा गांधी ने पूरी अंग्रेजी सल्तनत को हिला दिया था। कौन सा आंदोलन चलाया था मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जो है और यानी कि वो रानी जो है राजमती वो यानी बोलती है, असल में ये भोज जो है ना लगभग इंदौर वगैरह के आसपास का जो है इलाका था। तो बोलती है कि हमारे यहाँ तो क्या चीज़ पाया जाता है, जितना तुम्हारे यहाँ सब कुछ पाया जाता है उतना हमारे एक छोटे से घर में ही उतने हीरे रखे रहते हैं। तो कभी भी यानी उससे बहस करती है राजा से, अपने पति से, और वो नाराज होकर के उसे छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, इसमें 12 मासा वर्णन की प्रथम, यानी कि ये 12 मासा वर्णन की प्रथम रचना नहीं, ऐसा ये पहली रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। इसमें संयोग और वियोग तथा वीर रसयुक्त जो है यानी रचना हमको दिखाई पड़ती है। संयोग जब यानी कि दोनों नायक नायिका मिलते हैं, वियोग जब राजा छोड़ करके चला जाता है, और उसमें राजा की वीरता का वर्णन आता है, यानी थोड़ी बहुत युद्धों का भी वर्णन है। तो इन तीनों रसों का यानी कि श्रृंगार रस का और वीर रस का भी इसमें वर्णन है, श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। ब्रज एवं मध्य देशी भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित 128 छंदों की रचना इसका मूल रूप माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजमती को, ध्यान दीजिएगा बहुत बार पूछा जाता है, तत्कालीन सबसे प्रखर और स्पष्ट भाषी तथा खरखरी रानी कहा है। इसे पूछ लेता है कि खरखरी रानी कौन है, या राजमती को खरखरी रानी किसने कहा है। तो राजमती यानी बहुत ही स्पष्टवादी थी, जो उसे बोलना होता था वो स्पष्ट रूप से बोल देती थी।